हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है माँ मुझे तलाक चाहिए। अलसाई हुई वाड़ी के मोबाइल की घंटी बजी तो उसने फ़ोन उठाया। उधर मम्मी जी थी। वाड़ी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक्स मम्मी जी। चरण एक्सप्रेस। तुम्हारा प्यारा पिया कहाँ है? मम्मी जी वो तो घर पर नहीं है। कहाँ गया? मैं तो सो रही थी। वो न जाने कब उठकर चले गए, मुझे पता भी नहीं चला। सोम कभी नहीं सुधरेगा। उसे याद भी नहीं होगा कि आज तुम लोगों की मैरिज एनिवर्सरी है। उन्हें कोई ज़रूरी काम होगा इसलिए चले गए होंगे, वाड़ी ने कहा। परंतु मन ही मन उदास हो गई थी कि सोम को एनिवर्सरी भी नहीं याद रही। तभी आहिस्ता से सोम कमरे में आया और फ़ोन हाथ में लेकर बोला, थैंक्स मॉम, हम लोग शाम तक पहुंच रहे हैं। आज कुछ पार्टी शाल्टी हो जाए। ओके मॉम, लेकिन जब आपकी लाडली बहू परमिशन देगी तब ना, समझ लो मिल गई। ओके मॉम, वह प्रफुल्लित स्वर में बोला। मैं एयरपोर्ट आऊँ? नहीं, तुम पार्टी की तैयारी करो। फिर तो सोम ने खुश होकर वाड़ी को अपने आगोश में ले लिया और एक प्यारा सा चुम्बन उसके ओठों पर अंकित कर उसकी कलाइयों में डायमंड के कंगन पहना दिए और बोला, माय डियर, हैप्पी एनिवर्सरी। आज तो सेलिब्रेशन का दिन है। आज तो ग्रैंड पार्टी होगी। डांस फ्लोर वाला हॉल बुक करेंगे। मॉम डैड को तो डांस के बिना मज़ा ही नहीं आएगा। लेकिन एक बात सुन लीजिए कि ड्रिंक की नो परमिशन। आज से 5 साल पहले की बात है, जब मंजरी की शादी में उसकी सौंदर्य और शालीनता से प्रभावित होकर मम्मी जी और पापा जी ने उसे अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया था। वह छोटे शहर की मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। उसके बाबूजी कृष्णदास सोम के पिता महेंद्र जी के बचपन के दोस्त थे और वह एक स्कूल में प्राध्यापक थे। सोम के पिता महेंद्र जी फौज में भर्ती हो गए थे, इसलिए वह बाहर ही रहने लगे और आज वह बहुत ऊंची पोस्ट पर थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह बहुत खुले विचारों के हो गए थे और जब से वह लंदन रहकर आए थे वह अपने को आधा अंग्रेज समझने लगे थे। इसलिए सोम और वाड़ी की पारिवारिक पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग अलग थी। सोम अपने पापा से बचपन से ही डरता था। उसी डर के कारण उसने मंडप में वाड़ी के साथ फेरे तो लेकर उसे अपनी जीवन संगनी बना लिया था, परंतु मन ही मन उसे देहाती लड़की ही समझता था। सोम की जीवन शैली के पश्चात तौर तरीके देख वाड़ी थोड़ी घबराई थी, परंतु रात्रि के अंधकार में पति का सानिध्य पाकर वह दिल से उसकी हो गई थी। ससुराल में पहली सुबह वाड़ी की नींद जब प्याज लहसुन की तीव्र गंध से खुली तो उसका जी मचला उठा था। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आई तो डाइनिंग टेबल पर सब लोग उसका नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे थे। देर हो जाने की वजह से वह संकुचा उठी थी। टेबल पर अंडे की भुर्जी देख वह सकपका उठी थी। फिर भी उस अपने को समान करती हुई ब्रेड उठाकर धीरे धीरे कुतरने लगी थी। वाड़ी, ये अंडा भुर्जी तो लो, इसे सोम ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। मैं अंडा नहीं खाती, वह धीमी आवाज़ में बोली थी। लेकिन सोम ने अपनी प्लेट से पूड़ी और भुर्जी का बड़ा सा कौर बनाकर उसके मुंह में ज़बरदस्ती डाल दिया था। वह रुहासी हो उठी और घबराकर तेजी से बाथरूम की ओर भागी थी। उसे मम्मी जी की आवाज़ पीछे से सुनाई दी थी, सोम, तुम्हें इस तरह से ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद वह 2-3 दिन वहाँ रही तो सोम उससे उखड़ा उखड़ा सा रहा। फिर उसकी छुट्टियाँ समाप्त हो गई तो वाड़ी को उसके साथ मुंबई आना पड़ा। छोटे शहर में पली बड़ी वाड़ी मुंबई की तेज़ रफ्तार जिंदगी देख सहम उठी थी। वह हर काम सोम की इच्छा अनुसार करने के चक्कर में उल्टा पुल्टा कर बैठती। एक दिन शाम को सोम घर आते ही बोला, आज मैं अपने दोस्तों को अपनी शादी की पार्टी दे रहा हूँ। पार्टी में मेरे कुछ खास दोस्त होंगे, ज़रा ढंग से तैयार होना। वाड़ी आज पहली बार सोम के साथ पार्टी में जा रही थी, इस वजह से वह खुश मन से सज धज कर तैयार हुई थी। सोम उसकी ओर देखकर बोला, ये क्या गांव की गवारिन की तरह साड़ी पहन ली, कुछ वेस्टर्न पहनती। उसने वाड़ी की तरफ गुस्से से देखा था
और चुपचाप ड्राइव करता रहा। ट्रैफिक की वजह से उन्हें पहुंचने में देर हो गई थी। उसके दोस्त रुचर और भुवन तो उसको देखते ही रह गए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह उसकी सुंदरता पर मर मिटे थे। रुचर ने हेलो करने के लिए उसका हाथ पकड़ा तो पकड़कर ही रह गया था। उसने ज़बरदस्ती खींचकर अपना हाथ छुटाया था। भुवन नशे में धुत था। वह उसे खींचकर डांस फ्लोर पर ले जा रहा था। उसके मना करने पर सोम नाराज होकर सबके सामने बोल पड़ा, तुमने तो मैनर्स का खा भी नहीं पढ़ा है। उसके साथ डांस कर लोगी तो क्या हो जाएगा। वाड़ी की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कोने में जाकर बैठ गई। वहाँ पर भुवन की पत्नी निशा बैठी हुई थी। उसको भी इस तरह की पार्टियाँ पसंद नहीं थी। सोम के दोस्तों और उनकी पत्नियों ने जी भरकर बोतलें खाली की। सब इस कदर नशे में डूबे थे कि कौन किसके साथ थिरक रहा है ये भी नहीं पता था। उसे यह सब बहुत अटपटा लग रहा था। सोम के नशे में धुत देखकर वह परेशान हो उठी थी। वाड़ी ने उस दिन इस तरह की पार्टियों में न जाने की कसम खा ली थी। जल्द ही उसके पैर भारी हो गए। तबीयत ढीली रहने लगी, लेकिन दोनों के बीच संबंध समान नहीं हो पाए। सोम उसके ऊपर हावी होते चले गए। वह झगड़े से बचने के लिए चुप रह जाती। कभी कभी पीने वाला सोम उसको तंग करने के लिए वह अक्सर पीकर आने लगा था। उसकी खराब तबीयत की बात सुनकर अम्मा बाबूजी आकर उसको अपने साथ ले गए। वहाँ क्यों के पैदा होने पर सोम आए और बेटी से लाड दिखाकर चला गया। वह सोच रही थी कि मेरी प्यारी सी बेटी उन दोनों के रिश्ते को समान कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोम की मम्मी जी और पापा जी विदेश में थे। थोड़े दिनों के बाद फिर वह सोम के साथ मुंबई आ गई और वहाँ क्यों की देखभाल में उसका समय बीतने लगा। सहायता के लिए आया लीला को रख लिया था। एक दिन ऑफिस जाते समय बोला, शाम को तैयार रहना, आज रुचर की मैरिज एनिवर्सरी है, उसने तुम्हें लेकर आने को बोला है। यह कहकर वह ऑफिस चला गया, लेकिन वाड़ी के लिए वहां जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि क्यूहू को बुखार हो रहा था। फिर उसे शुरू से ही सोम के दोस्त पसंद नहीं थे। ड्रिंक करना, डांस करना और आपस में भद्दे भद्दे मजाक करना, पीने पिलाने वाली पार्टियों से तो वह वैसे ही कोसों दूर रहना चाहती थी। शाम 7 बजे आते ही सोम घुड़क कर बोला, तुम्हारे कान बंद रहते हैं क्या? सुबह मैं तुमसे कुछ कहकर गया था, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? मैं नहीं जा पाऊंगी, क्यों को बुखार है। सोम नाराज होकर पैर पटकता हुआ घर से चला गया। लेकिन पार्टी में अकेले जाने के कारण सोम दोस्तों से हाय हेलो करने के बाद एक बैग लेकर कोने की एक टेबल पर चुपचाप जाकर बैठ गया। उस पर अभी नशे का सुरूर चढ़ा भी नहीं था कि एक सुंदर महिला पर उसकी निगाह पड़ी। वह उसे अपलक निहारता रह गया। सोम की निगाहें उस महिला से एक क्षण को मिल गई तो उसने एक घूंट में ही बड़ा पैक खाली कर दिया था। वह महिला भी अकेली बैठी सोम की ओर ही देख रही थी। अचानक वह तेजी से उठी और उसके पास आकर बैठती हुई बोली, हाय हैंडसम, माई सेल्फ नैना। उसकी सुंदरता में खोए हुए सोम को अपना सा लग रहा था, लेकिन फिर वह भी बोला, माई सेल्फ सोम। दोनों के बीच दोस्ती होते देर न लगी। सोम उसकी सुंदरता पर मर मिटा था तो नैना सोम की स्मार्टनेस और जवानी पर। उन दोनों ने बेखौफ ड्रिंक और डांस की अच्छी तरह आनंद लिया। फ़ोन नंबर का आदान प्रदान हुआ और फिर मिलना जुलना शुरू हो गया। सोम वाड़ी को भूलकर नैना की प्यार में खो गया। वह कभी मीटिंग तो कभी काम के बहाने घर देर से पहुंचने लगा था। नैना के साथ उसके जिस्मानी रिश्ते बन गए थे, इसलिए सोम उसी नशे में डूबा रहता। दोनों अक्सर साथ में लंच करते, कभी मूवी तो कभी थिएटर तो कभी बाहों में बाहें डालकर मॉल में शॉपिंग करते। वाड़ी को पति के आचरण पर शक होने लगा था। वह कई बार उसका फ़ोन कॉल या एसएमएस चेक करती, परंतु चौकन्ना सोम पत्नी के लिए कोई निशान नहीं छोड़ता था। एक दिन वह अचानक बोला कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ न्यूयॉर्क से डेलीगेशन आया है, उसके साथ मेरी मीटिंग है, इसलिए 2-3 दिन लग जाएंगे। वाड़ी ने पति को शक की नज़र से देखा, परंतु कुछ बोली नहीं और मध्यम स्वर में बाय कह दिया। बाद में उसने सोम की सिक्योरिटी से पता
लगा लिया कि वह छुट्टी लेकर गया है और उससे झूठ बोला है। अब तो उसका शक विश्वास में बदल गया। इधर सोम प्लेन में बैठते ही नैना के ख्वाबों में खो गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और नैना के संदिग्ध की खूबसूरत एहसास को जी रहा था। तभी उसकी फ़ोन की घंटी बजी थी। उधर नैना थी। वह बोली, डियर, मेरे लिए एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। मेरी फ़्लाइट डिले है, अनाउंसमेंट हो रहा है। शोम ने एहतियातन दोनों की अलग अलग फ़्लाइट बुक करवाई थी। वह आने वाले कल के रंगीन सपनों में खोया हुआ नैना के साथ बिताने वाले समय की रूपरेखा मन ही मन बना रहा था। वह दिल्ली पहुंचा ही था कि फिर से नैना का फ़ोन आ गया। डियर, तुम कहाँ तक पहुँचे? मैं दिल्ली पहुँच गया हूँ। जब तुम्हारी फ़्लाइट पहुँचेगी मैं एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतज़ार करता हुआ मिलूँगा। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम मुझे यूज करके फिर अपनी बीबी के पास तो नहीं चले जाओगे? नहीं। नेटवर्क की प्रॉब्लम के चलते फ़ोन कट चुका था। नैना के नशे में डूबे हुए सोम ने मन ही मन वाड़ी को तलाक देने का मन बना लिया था। उसने तय कर लिया था कि दिल्ली से लौटते ही वह वकील साहब से कहकर तलाक के कागज़ तैयार करवा लेगा। उसने एक बड़ा सा बुके अपने हाथ में ले लिया था। आज वह अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रहा था, जहाँ पर केवल वह होगा और उसकी नैना होगी। आज तो नैना शार्ट स्कर्ट और स्लीवलेस टॉप में गजब ढा रही थी। सोम उत्तेजनावश अपलक कुछ पलों तक उसे निहारता ही रह गया था। नैना ने पास आते ही उसे अपनी आलिंगन में जकड़ लिया था। रात में जिस 5 स्टार होटल में वह दोनों रुके थे, उसके डाइनिंग हॉल में दोनों ने डिनर किया। तभी नैना ने अपने पर्स से एक सुंदर सा ब्रेसलेट निकालकर सोम की कलाइयों में पहना दिया। डियर सोम, यह ब्रेसलेट मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। यह हर समय तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। ब्रेसलेट पहन सोम अचकचा उठा। उसे भी तो नैना को कोई महंगा सा गिफ्ट खरीद कर देना पड़ेगा। यह मस्ती तो उसके लिए भारी पड़ रही है। रात में नैना उसे नाइट क्लब में लेकर गई। यह उसके लिए नया अनुभव था, परंतु नैना शायद ऐसी पार्टियों और क्लबों की अभ्यस्त थी। वह वहाँ पर सहजता से एक के बाद एक पैक चढ़ा रही थी, साथ में सोम को भी पिला रही थी। दोनों ही नशे में मदहोश होकर गहरे नशे में डूब चुके थे। रूम में लौटने पर सोम अपने ऑफिस की मेल चेक करने लगा तो नैना उसके हाथ से फ़ोन खींचकर बोली, तुम भी बेवकूफ़ हो, मुझ जैसी हसीना के बजाय अपने फ़ोन से खेल रहे हो। फिर वह उसके और भी करीब खिसक गई और बोली, मुझे लंबे इंतज़ार के बाद तो तुम जैसा साथी मिला है। तुम अपनी बीबी से कब तलाक लोगे? बहुत हो गई लुका छिपी, अब तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। नैना, तुम ये बताओ कि आज तक तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं आया? नहीं यार, मैं सिंगल हूँ। तुम्हें देखते ही मुझे जाने क्या हो गया। तुम्हारे प्यार में पड़कर सारी दुनिया को भूल गई हूँ। दिन भर तुम्हारे ख्वाब में खोई रहती हूँ। ऑफिस के काम में भी मेरा मन नहीं लगता। यह सब कहते कहते उसने अपने दहकते हुए ओठ सोम के ओठों पर रख दिया। फिर दोनों बेसुध होकर सो गए। सुबह सोम को ऑफिस से ज़रूरी मीटिंग के लिए फ़ोन आ गया। वह जाना नहीं चाहता था क्योंकि वह अभी नैना के साथ और समय बिताना चाह रहा था, परंतु उसका लौटना ज़रूरी था। इसलिए वह नैना से बोला, मुझे ऑफिस की मीटिंग की वजह से आज ही मुंबई पहुंचना होगा। ठीक है, तुम चले जाओ, मैं 2 दिन के बाद ही मुंबई पहुंचूंगी। सोम फ्लाइट से अगले दिन सुबह जब घर पहुंचा तो नैना को छोड़कर आने की वजह से खिसियाया हुआ था। वह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो वाड़ी किचन में गई और चाय नाश्ता बनाया और डाइनिंग टेबल पर रख दिया। सोम तेजी से कमरे में हड़बड़ा कर निकला और कप में चाय देखते ही चिल्लाया, बदतमीज औरत, जब तुम्हें पता है कि मैं इस तरह की चाय नहीं पीता हूँ तो क्यों बनाकर रख देती हो? और गुस्से में चाय का कप और नाश्ते की प्लेट उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। वाड़ी किचन से बाहर निकल कर आई और सोम से बोली, सोम, मैं आपकी पसंद की पॉट वाली चाय बनाकर लाती हूँ, प्लीज़ रुक जाइए। घर से इस तरह बिना चाय नाश्ते के बिना मत जाइए। सोम ने बाड़ी को सामने से हटाने के लिए धक्का दिया और बिना उसकी ओर पीछे देखे गाड़ी स्टार्ट कर चला गया। वाड़ी ज़मीन पर गिर गई और मेज का कोना उसके माथे पर चुभ जाने से उसके माथे से खून बह निकला। कुछ पलों के लिए वह बेहोश हो गई। फिर होश में आने पर उसने दवा लगाई और लेटकर अपने जीवन के बारे में सोचने लगी।
वह कब तक इस तरह से अपमानित होकर जीती रहेगी? उसे अपने भविष्य के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा। अब तो सोम उस पर हाथ भी उठाने लगे हैं। वह परेशान होकर सोचने लगी कि सोम को किस तरह से सही रास्ते पर लाए। तभी उसका मोबाइल बज उठा था। उस तरफ उसकी सास सरिता जी थी। वह लोग दिल्ली लौट आई थी। कैसी हो वाड़ी? मैं ठीक हूँ। मेरे नालायक बेटे का क्या हाल है? वह भी ठीक है। तेरा ख्याल रखता है कि नहीं मेरा अकड़ू बेटा? जी मम्मी जी, उसे बता देना कि मैं उसे याद कर रही थी। उनकी बात यहीं ख़त्म हो गई थी, लेकिन मम्मी जी के अकड़ू शब्द ने वाड़ी की चेतना को जगा दिया था। उसने नेट पर प्राइवेट डिटेक्टिव को सर्च किया और उससे संपर्क कर सोम और उसकी महिला मित्र के विषय में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए कहा। उसके लिए उसने मुँह मांगी फीस देने की भी बात कर ली थी। उसके बाद उसने अपना सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर लिया। शाम को जब सोम आया तो सारे घर में अंधेरा देख उसका माथा ठनका। फिर वाड़ी को गेस्ट रूम में देखा तो बोला, ये क्या नाटक है जो तुम देख रहे हो? जल्दी ही मैं अपनी व्यवस्था कर लूँगी, फिर यहाँ से हमेशा के लिए आपकी नज़रों से दूर चली जाऊँगी। अपनी सुबह की गलती का एहसास होते ही उसने वाड़ी से आज पहली बार माफ़ी मांगकर समझौता करना चाहा, परंतु वाड़ी ने तो स्पष्ट लहजे में सोम से साफ शब्दों में कह दिया, देखिए सोम, आपका जीने का स्टाइल मुझे पसंद नहीं है और मेरा तरीका आपको पसंद नहीं, इसलिए अच्छा यही है कि हम दोनों अलग हो जाएं। मन ही मन खुश होता हुआ सोम बोला, वाड़ी तुमसे सॉरी तो बोल दिया, अब मान भी जाओ। सोम, आज सुबह आपने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। यदि कुहू गोद में ना होती तो मैं बहुत पहले ही आपका घर छोड़ चुकी होती। कुहू की ममता के कारण ही इस समय तक मैं आपके अत्याचार झेलती रही। बहुत दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, मुझसे जवान लड़ाती हो। सोम, आज मैं आखिरी बार आपसे कह रही हूँ कि तमीज़ से बात करो, नहीं तो मैं क्या करूँगी इसका आपको अनुमान भी नहीं है। आप मुझे कमज़ोर मत समझिएगा। इतने दिन तक मैं आपकी मनमानी पर चुप और शांत इसलिए रही कि शायद आप सुधर जाओगे। आपने तो न सुधरने की कसम खा रखी है। वाड़ी का कड़ा रुख देख सोम चुपचाप अपने कमरे में चला गया, परंतु उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। दोनों के बीच आपस में बोलचाल बंद थी। घर में शांति छाया गई थी। वाड़ी को सीक्रेट सर्विस की रिपोर्ट का इंतजार था। उनकी रिपोर्ट के अनुसार वाड़ी का शक सही निकला था। उन लोगों ने सोम और नैना के रिश्तों की बात सच बताई और साथ ही नैना के दूसरे लोगों के साथ के रिश्ते की सीडी भी उनको देकर गए। अब वो आश्वस्त हो गई थी कि या तो वह अपने और सोम के रिश्ते को बचा लेगी या फिर तोड़कर अलग हो जाएगी। तभी मम्मी जी का फ़ोन आ गया कि पापा जी को सीवियर हार्ट अटैक पड़ा है, इसलिए तुम दोनों तुरंत आओ। सोम और वह दोनों तुरंत वहां पहुंच गए थे। पापा जी एक हफ्ते नर्सिंग होम में रहने के बाद डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे। उनके घर आते ही नैना के नशे में डूबा हुआ सोम वाड़ी को वहीं छोड़कर मुंबई वापस आ गया। वाड़ी के उतरे हुए चेहरे और गुमसुम रहने से सरिता जी का माथा ठनका। उन्होंने पूछा, वाड़ी तुम्हारे और सोम के भी सब ठीक तो है ना? जी मम्मी जी, वह तो तुम्हें फ़ोन भी नहीं करता। वह ऑफिस में बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए नहीं कर पाए होंगे। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, सच सच बताओ। मैं अपने बेटे के स्वभाव को अच्छी तरह जानती हूँ। अब वाड़ी अपने को रोक ना पाई तो क्रोधित स्वर में बोली, मम्मी जी, मैं सोम से तलाक लेना चाहती हूँ। मैं अब उनके साथ नहीं निभा सकती। क्या बात है? उन्होंने उसे प्यार से लिपटा लिया था। वह उनका स्नेह पाकर सिसक पड़ी थी। फिर अपने को संभालते हुए बोली, प्लीज़ माँ, आप पापा से कुछ नहीं कहिएगा। अभी उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। वाड़ी ने सीक्रेट सर्विस वालों की सीढ़ी उनके हाथ में रख दी और फूट फूट कर रो पड़ी। सरिता जी ने वाड़ी की आंसू पोंछे और बोली, रो मत, तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी समस्या का समाधान मैं करूँगी। सरिता जी ने आहत मन से इस सीढ़ी को बैठकर देखा, फिर वाड़ी से बोली, बेटी, जैसे शरीर में कोई रोग या बीमारी हो जाने पर उसका इलाज करने के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है, वैसे ही यदि सोम के कदम बहक गए हैं तो हम सबको मिलकर सही रास्ते पर लाना होगा।
तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मेरा विश्वास है कि सोम बहुत जल्द तुम्हारे पास होगा, बस थोड़ा धीरज रखो। उन्होंने वाड़ी को इंग्लिश स्पीकिंग और व्यक्तिगत विकास अर्थात पर्सनालिटी ग्रूमिंग की क्लासेज ज्वाइन करवा दी। सुंदर तो वह थी ही, अब उसका व्यक्तिगत निखर उठा था। इस वजह से उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। सरता जी वाड़ी के निखरे अंदाज और बदले हुए व्यक्तिगत को देख बहुत खुश थी। वह कुछ दिनों के बाद बिना किसी सूचना के बेटे के घर अकेले पहुंच गई थी। घर पर यहाँ वहाँ नैना की बिखरी हुई चीज़ों को देख बोली, बेटा यहाँ तुम्हारे साथ कौन रहता है? शक पकाया सा सोम बोला, कोई नहीं मॉम, मेरी एक दोस्त कुछ दिनों के लिए मुंबई किसी ट्रेनिंग के लिए आई हुई है। उसी का सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है, आज उसे वापस जाना है। साफ शब्दों में क्यों नहीं कहते कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ रह रही है? वैसे बेटा यह तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लिया है, लेकिन तुम्हें पार्टनर बहुत जल्दी मिल गई। अभी तो वाड़ी को गए 2 महीने भी नहीं हुए। चलो मेरी चिंता समाप्त हुई। मैं सोच रही थी कि मेरा इतना मॉडर्न लड़का कैसे इतनी देहाती लड़की के साथ गुजर कर रहा होगा। नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप सही कह रही हो। वाड़ी के साथ रहना तो वास्तव में बहुत मुश्किल है। पक्की घरेलू और देहाती लड़की है। मैं तो उसके साथ खून का घूंट पीकर रहता हूँ। तो ठीक है, तुम आज उसको मुझसे मिलवा दो, मैं भी तुम्हारी पसंद से मिल लूँ। मॉम, मैं मन ही मन सोच तो रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अब जब आप मेरे फेवर में हैं तो मैं कल ही वकील से मिलकर तलाक की बात करूँगा। लेकिन मॉम, आप पापा के सामने अपने कदम पीछे तो नहीं खींच लीजिएगा। मुझे पापा से बहुत डर लगता है। हाँ, तुम्हारे पापा को समझाना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वाड़ी ने उन पर न जाने कौन सा जादू कर रखा है। वह तो रात दिन उसकी तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं। चलो देखती हूँ, लेकिन अपनी दोस्त से कब मिलवाओगे? शुभ काम में देरी कैसी? माय डियर मॉम, मैंने तो उसे आज ना आने के लिए मैसेज कर दिया था, परंतु अब उसे आने के लिए बोल देता हूँ। वह सब तो ठीक है, लेकिन वाड़ी तो आदर्श हिंदू लड़की है। वह तो मरते दम तक तुम्हें तलाक नहीं देगी, और साथ में तुम्हारी बेटी कुहू का जीवन संकट में पड़ जाएगा। मॉम, नैना आज बिजी है, इसलिए आज वह नहीं आएगी। रात में वह कहाँ बिजी रहती है? मुझे क्या मालूम, किसी क्लाइंट के साथ होगी मीटिंग। हम लोग पर्सनल बातें डिस्कस नहीं करते, एक दूसरे को स्पेस देते हैं। फिर तो वह अमीर लड़की होगी। चलो अच्छा है, तुम्हारी नौकरी यदि कभी चली गई तो वह तुम्हारा खर्च तो उठा ही लेगी। मॉम, आप तो ना जाने क्या क्या सोचती रहती हैं। उसने मुझे एक ब्रेसलेट गिफ्ट दिया था। देखो सोम, जब किसी काम को करने जा रहे हो जिसका फैसला कोई दूसरे करने वाला है, तो उसके नकारात्मक पहलू पर भी विचार करना चाहिए। जरा वो ब्रेसलेट मुझे दिखाओ, देखें उसकी पसंद कैसी है। सोम खुश था। वह अंदर से ब्रेसलेट लेकर आया और मॉम की हथेली पर एक खूबसूरत सा डिब्बा रख दिया। सरता जी ने ब्रेसलेट को उलट पलट कर और अपनी अनभई आंखों से यहाँ वहाँ खींचकर देखा, फिर बोली, इस ब्रेसलेट तो सोने की पॉलिश भी नहीं है। इसकी कीमत तो 100 रुपये या 200 रुपये मुश्किल से होगी। चलो इसको जेवर के यहाँ परखवा लेते हैं। छोड़ो मॉम, नैना ने शायद मुझ पर इम्प्रेशन जमाने के लिए यह नकली ब्रेसलेट दिया होगा। मेरे लाल, असली नकली को पहचानना सीखो। कब तक नकली तड़क भड़क के पीछे भागते रहोगे? आपने तो जरा सी बात का बतंगड़ बनाकर रख दिया। दोस्तों के बीच आपस में असली नकली कौन देखता है? यह सब तो चलता ही रहता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब छोड़ो भी ये सब बातें। जरा इस सीडी को सीडी प्लेयर में लगा दो। आते समय तेरे पापा ने दी थी कि इसे अपने लायक बेटे के साथ ही बैठकर देखना। जरा देखो तो इस सीडी में ऐसा क्या है। सोम ने सीडी चालू कर दी। सीडी में सबसे पहले नैना अपने पूर्व पति के साथ थी, जिसमें वह साधारण परिवार की वेशभूषा में थी। उसका पति क्लर्क था। उसको छोड़कर नैना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह रचाया था, उसका भी फोटो था। उसके बाद किसी अधेड़ रईस के साथ रहने लगी थी। वह उसके पैसे पर ऐश करती रही। जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब हुई, उसे पैरालिसिस हो गया, तो उसको छोड़कर अब इधर उधर रईस स्मार्ट लड़कों के साथ रोमांस का नाटक कर उन्हें लूट रही थी। नाइट क्लब के भी कई वीडियो थे जिसमें वह अलग अलग लड़कों के साथ अश्लील डांस कर रही थी। सोम ने माँ के हाथ से रिमोट लेकर टीवी बंद कर दिया। वह गुमसुम हो गया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। मॉम, मैं भटक गया था। असली
हीरे को छोड़कर नकली के चमक दमक में मैं भटक गया था। मैं वाड़ी का गुनहगार हूँ, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है, कहीं देर ना हो जाए। तभी सोम के दोस्त रुचर और भुवन के सम्मिलित स्वर से उसकी तंद्रा टूटी। थैंक्स भाभी, आपके कड़े रुख के कारण सोम ने हम सबके सामने शर्त रख दी थी कि या तो दोस्ती या ड्रिंक पर दोस्ती भारी पड़ी। वाड़ी प्यार भरी निगाहों से सोम की ओर देखकर उसका हाथ पकड़कर बोली, थैंक्स सोम। फिर वाड़ी सोचकर खुश हो रही थी कि अगर मम्मी जी ने साथ ना दिया होता तो आज मेरे साथ सोम एनिवर्सरी ना मना रहा होता। थैंक यू मम्मी। सच में दोस्तों, कभी कभी सास के रूप में एक प्यारी सी माँ मिल जाती हैं।